डीएनए मित्रों, डीएनए में आज हम सबसे पहले उस सवाल का विश्लेषण करेंगे जो हमारे लिए, आपके लिए, पूरी दुनिया के लिए इस समय सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। सवाल यह है कि अमेरिका और ईरान के बीच दूसरे दौर की वार्ता का क्या हुआ। मित्रों, कल यानी 22 अप्रैल को दोनों देशों के बीच 2 हफ्ते का सीजफायर खत्म होने वाला है, लेकिन अब तक यह तय नहीं हुआ कि यूएस और ईरान के बीच दूसरे दौर की वार्ता होगी या नहीं होगी। ट्रंप की टीम इस्लामाबाद में होने वाली वार्ता में शामिल होने के लिए तैयार है, लेकिन उसकी अपनी शर्त है जिसे मानने से ईरान इनकार कर रहा है। आज भी ईरान की तरफ से वार्ता में शामिल होने का कोई सकारात्मक संकेत नहीं मिला। मित्रों, आज आपको जानना चाहिए आखिरकार अमेरिका और ईरान के बीच डील में कौन सा पेच फंसा है, किन किन शर्तों पर राजी होना है, दोनों देशों के लिए मुश्किलें क्या है, ईरान का वो कौन सा ताकतवर चेहरा है जो अमेरिका की शर्तों के सामने सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं है। मित्रों, आज आपके लिए यह जानना भी जरूरी है, अगर इस्लामाबाद में वार्ता शुरू नहीं हुई, सीज फायर आगे नहीं बढ़ा, तो फिर मिडिल ईस्ट में होगा क्या। इस वक्त पाकिस्तान में शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर वार्ता की पूरी तैयारी करके बैठे हैं। पिछले 2 दिनों से दोनों पक्षों के आने का इंतजार हो रहा है, लेकिन दोनों में से कोई आ ही नहीं रहा, ना कल ना आज। वार्ता की तारीख आज ही रखी गई थी, यानी आज ही बातचीत होनी थी, लेकिन जब कोई आया ही नहीं तो बातचीत कैसे होगी। अब बात कल पर टिकी हुई है। कल बातचीत होगी या नहीं, इसे समझने के लिए आपको यह जानना चाहिए कि आज क्या क्या हुआ है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज ईरान को डील ना करने पर बुरा अंजाम भुगतने की 2 बड़ी धमकियां दी हैं। पहली धमकी, अगर ईरान कोई अच्छी डील नहीं करता तो वो सीज फायर को आगे नहीं बढ़ाएंगे, और दूसरी धमकी, अमेरिकी मिलिट्री ईरान पर हमला करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। मित्रों, अमेरिकी राष्ट्रपति के इन बयानों को सीधे सीधे ईरान पर आक्रामक कार्रवाई की तैयारी का संकेत माना जा रहा है। ट्रंप ईरान को संदेश दे रहे हैं, अगर वो वार्ता की टेबल पर नहीं आया तो ईरान पर हमले दोबारा शुरू किए जाएंगे। इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का एक बयान इस आशंका को और ज्यादा बढ़ा रहा है। आज आपको भी ये बयान ध्यान से सुनना चाहिए। हमारे पायलट आकाश पर नियंत्रण रखते हैं, जो ईरान पर हमारी श्रेष्ठता का स्पष्ट प्रमाण है। हमने अभी तक अपना काम पूरा नहीं किया है, लेकिन दुनिया पहले ही हमारी आत्मरक्षा की दृढ़ता को पहचान चुकी है। मित्रों, इजराइल के प्रधानमंत्री कह रहे हैं ईरान में उनका काम पूरा नहीं हुआ है। इसका मतलब साफ है, बेंजामिन नेतन्याहू को इस सीज फायर के खत्म होने का इंतजार है। आज इजराइल ने लड़ाकू विमानों में मिसाइलें लोड करने का वीडियो भी जारी किया, जो युद्ध के लिए तैयार होने के संकेत हैं। दूसरी तरफ ईरान अपनी शर्तों पर अड़ा है। तेहरान की शर्त है अमेरिका समंदर में ईरान की नाकेबंदी खत्म करे, और ट्रंप कह रहे हैं जब तक ईरान डील करने के लिए तैयार नहीं होगा तब तक समंदर में ईरान की नाकेबंदी जारी रहेगी। इस समय बात यहीं पर अटकी हुई है, और इस बीच इस्लामाबाद से अभी जो बड़ी खबर आ रही है उसके मुताबिक ईरान ने अभी भी ये नहीं कहा कि वो बातचीत के लिए पाकिस्तान आएगा। पाकिस्तान के सूचना मंत्री ने कहा है कि ईरान के जवाब का अभी भी इंतजार हो रहा है कि वो वार्ता के लिए आएंगे या नहीं आएंगे। मित्रों, वार्ता दल में शामिल ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबाफ ने कहा है कि अमेरिका वार्ता को समर्पण की टेबल में बदलना चाहता है, लेकिन ईरान किसी भी कीमत पर धमकी के तहत बातचीत नहीं करेगा। अगर युद्ध जारी रहता है तो ईरान युद्ध के मैदान में नए कार्ड का इस्तेमाल करने को तैयार है। मित्रों, ईरान का यह रुख बता रहा है वो अमेरिका की शर्तों के आगे सरेंडर नहीं करेगा, और अगर अमेरिका हमला करेगा तो ईरान भी पलटवार करने के लिए तैयार है। ईरान की न्यूज एजेंसी ने दावा किया है कि अगर युद्ध दोबारा शुरू हुआ तो ईरान की योजना दुनिया के 36% तेल रूट को रोकने की है। 36%, यानी ईरान इस बार हॉर्मूज के साथ साथ बाब अल मंडेब के रास्ते को भी बंद करेगा, जिससे सऊदी अरब और यूएई के तेल निर्यात पर पूरी तरीके से पाबंदी लग जाएगी। मित्रों, इस बार वार्ता को लेकर ईरान का रुख इतना कड़ा क्यों है, आज आपको इसकी वजह भी जाननी चाहिए। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने दावा किया है कि ईरान के नेता अमेरिका से बातचीत के जरिए इस तनाव का अंत चाहते हैं, लेकिन आईआरजीसी के चीफ मेजर जनरल अहमद वाहिदी ने इस पर वीटो लगा दिया है। अहमद वाहिदी इस वक्त ईरान के सबसे ताकतवर व्यक्ति हैं। एक बार फिर से नाम सुन लीजिए, अहमद वाहिदी, जो अमेरिका के सामने सरेंडर करने को तैयार नहीं है। इजराइल की मीडिया ने दावा किया है ईरानी संसद के स्पीकर गालिबाफ और आईआरजीसी के कमांडर अहमद वाहिदी के बीच अमेरिका से वार्ता को लेकर झगड़ा भी हुआ है।
आईआरजीसी को युद्ध में ईरान का पलड़ा भारी लग रहा है, इसीलिए उसके कमांडर अमेरिका के साथ बातचीत का विरोध कर रहे हैं। मित्रों, इस वक्त ईरान में अहमद वाहिदी की बात काटने की ताकत किसी में नहीं है। सीज फायर के बाद हॉर्मूज को दोबारा बंद करने का फैसला भी आईआरजीसी के ताकतवर चीफ ने ही किया है। आज आपको जानना चाहिए ईरान में सबसे ताकतवर माने जा रहे अहमद वाहिदी का प्रभाव इतना ज्यादा क्यों है। मित्रों, 1 मार्च 2026 को अहमद वाहिदी को आईआरजीसी का कमांडर इन चीफ बनाया गया। इससे पहले वाहिदी आईआरजीसी की खास यूनिट कुद्स फोर्स के पहले कमांडर रह चुके हैं। यह वही यूनिट है जिसे बाद में कासिम सुलेमानी ने लीड किया था। अहमद वाहिदी ईरान के गृह मंत्री और रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं, यानी उनको सरकार चलाने का भी पूरा अनुभव है। 1994 के अर्जेंटीना बम धमाके के बाद इंटरपोल ने वाहिदी को वांटेड घोषित किया था। कई देशों ने वाहिदी पर प्रतिबंध लगा रखा है। वाहिदी को ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्किन की तुलना में काफी कट्टर माना जाता है, जो अमेरिका के सबसे बड़े विरोधी हैं। इसके अलावा वाहिदी का हिजबुल्लाह, हमास और हूती जैसे प्रॉक्सी संगठनों पर भी अच्छा खासा प्रभाव है। ईरान में इस वक्त अहमद वाहिदी की सीधे नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई के संपर्क में बने हुए और ईरान को अपनी मर्जी से चला रहे हैं। फिलहाल वाहिदी अमेरिका की शर्तों पर बातचीत के लिए तैयार नहीं है, इसीलिए यह वार्ता अटकी हुई है। डीएनए मित्रों, ईरान और अमेरिका के बीच होने वाली वार्ता को लेकर सस्पेंस बना हुआ है, लेकिन इसके साथ कुछ सवाल और खड़े हो रहे हैं। दुनिया में चर्चा चल रही है कि अगर यह वार्ता नहीं हुई, सीज फायर आगे नहीं बढ़ा, तो ट्रंप ईरान से कैसे निपटेंगे। मित्रों, इसे लेकर कुछ चौंकाने वाले दावे भी किए जा रहे हैं। आज आपको ईरान के खिलाफ ट्रंप के संभावित एक्शन से जुड़े दावों के बारे में भी जानना चाहिए। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के एक पूर्व अधिकारी ने बहुत बड़ा दावा किया है, जिसके मुताबिक ट्रंप ईरान के खिलाफ परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने वाले हैं। शांति वार्ता में आ रही अड़चनों के बीच इसी शनिवार यानी 3 दिन पहले उन्होंने ईरान पर परमाणु हमले का मन बना लिया। आज आपको CIA में लंबे वक्त तक एनालिस्ट रह चुके लैरी जॉनसन की बात बहुत ध्यान से सुननी चाहिए। शनिवार रात को एक इमरजेंसी मीटिंग हुई थी और दावा किया गया था कि व्हाइट हाउस में ट्रंप न्यूक्लियर कोड्स का इस्तेमाल करना चाहते थे। जनरल डैन केन ने अपने मिलिट्री हेड के तौर पर अथॉरिटी का हवाला देते हुए इसका विरोध किया। वे खड़े हुए और कुछ बोले नहीं। उन्होंने मिलिट्री हेड के रूप में अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल किया। दोनों के बीच तीखी बहस हुई। तो आप समझ रहे हैं, मतलब ये जो शनिवार बीता है, उस पे परमाणु हमला करने का मन ट्रंप बना चुके थे। मित्रों, हमने आपको कल डीएनए में बताया था किस तरह ईरान ने अमेरिका की नाक में दम करके रखा है। ईरान पर अमेरिका की दादागिरी नहीं चल रही। ट्रंप बड़े बड़े दावे तो कर रहे हैं, लेकिन जमीन पर ईरान की सेना और नेता इन दावों की हवा निकाल देते हैं। इससे ट्रंप बहुत नाराज है, लेकिन परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की योजना दुनिया की चिंता बढ़ाने वाली है। CIA के जिस पूर्व अधिकारी ने ईरान के खिलाफ परमाणु प्लान का खुलासा किया, उन्होंने यह भी बताया कि जब अमेरिका के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डैन केन ने इसका विरोध किया, तो ट्रंप काफी नाराज हो गए। मीटिंग में दोनों के बीच बहुत तीखी बहस हुई और मीटिंग के बाद जनरल डैन सिर झुकाकर बाहर निकले। CIA के पूर्व अधिकारी ने इसे व्हाइट हाउस में हो रही अजीबोगरीब घटना कहा है। मित्रों, आज आपको पूर्व CIA अधिकारी लैरी जॉनसन के बारे में भी जानना चाहिए। आखिरकार इतना बड़ा दावा करने वाला यह व्यक्ति है कौन? लैरी जॉनसन ने अमेरिका की सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी यानी CIA में विश्लेषक के तौर पर काम किया। लैरी CIA में वैश्विक खतरों और आतंकवादी नेटवर्क पर विश्लेषण तैयार करते थे। CIA के बाद उन्होंने अमेरिका के गृह विभाग में भी काम किया। यहां भी लैरी आतंकवाद से लड़ने की योजना बनाने वाले ऑफिस में नीतियां बनाने के काम से जुड़े रहे। रिटायरमेंट के बाद लैरी जॉनसन टीवी चैनल्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर सक्रिय हैं, जहां वो अमेरिका की विदेश नीति, युद्ध और खुफिया एजेंसियों पर एक्सपर्ट कमेंट देते हैं। अमेरिका में उनकी छवि सिस्टम के अंदर का अनुभव रखने वाले ईमानदार विश्लेषक की है। मित्रों, लैरी जॉनसन के दावे के मुताबिक ट्रंप ईरान वॉर से बहुत ज्यादा परेशान है। ट्रंप ने धमकी दी है वो ईरान को एक रात में स्टोन एज यानी पाषाण काल में भेज देंगे। ईरान के पावर प्लांट, ब्रिज सब कुछ मिटा देंगे, लेकिन इसके बावजूद ईरान सरेंडर नहीं कर रहा। हॉर्मुज स्ट्रेट बंद है। ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम भी खत्म करने को तैयार नहीं है। ईरान के इस तेवर को देखकर ट्रंप को समझ ही नहीं आ रहा है। ईरान से निपटना आसान नहीं है, यह भी ट्रंप समझ गए हैं। इसलिए वो ईरान से डील करके इस युद्ध से निकलना चाहते हैं। लेकिन ईरान अमेरिका की मन मुताबिक डील के लिए तैयार नहीं हुआ, तो फिर क्या विकल्प बचता है? जॉनसन के मुताबिक इस स्थिति में
ट्रंप के दिमाग में परमाणु विकल्प का ख्याल आ सकता है। एक्सपर्ट ने इस बात का अनुमान लगाया है कि इन परिस्थितियों में अमेरिका ईरान पर परमाणु हमला कर सकता है। विशेषज्ञों के मुताबिक ईरान और अमेरिका के बीच सीजफायर खत्म होने के बाद अगर ईरान अमेरिका पर कोई बहुत बड़ा नया हमला करे जिसमें बड़ी संख्या में अमेरिकी सैनिकों की मौत हो या फिर अमेरिका को बहुत बड़ा सैन्य नुकसान हो जाए तो परमाणु हमला संभव है। इसके अलावा अमेरिका को इस बात की जानकारी मिल जाए कि ईरान न्यूक्लियर बम बनाने की कगार पर पहुंच गया है तो भी वो परमाणु हमला कर सकता है। इसके अलावा ट्रंप को लगने लगे एक रात में सिविलाइजेशन खत्म करके ही ईरान से डील हो सकती है, तब भी वो ईरान पर सबसे बड़ा हमला कर सकते हैं। हालांकि ऐसा कोई भी हमला पूरी दुनिया के लिए विनाशकारी होगा। अमेरिका के खिलाफ रूस और चीन जैसे देश खुलकर खड़े हो सकते हैं और सऊदी अरब, तुर्की समेत कई देश परमाणु हथियार बनाने की होड़ में शामिल हो सकते हैं। इस बीच ट्रंप के बारे में एक और नया खुलासा व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने किया है, जिसने फिर से साबित कर दिया कि ट्रंप कभी भी कोई भी फैसला ले सकते हैं। मित्रों, वेनेजुएला से लेकर ईरान तक अमेरिकी सेना के हमलों ने यह तो साबित कर दिया ट्रंप को किसी देश पर हमला करने के लिए किसी बड़ी वजह की जरूरत नहीं है। अब व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट, जिन्हें ट्रंप की मशीन गन भी कहा जाता है, उन्होंने भी इस बात की पुष्टि की है। क्या इस बात का कोई सबूत था कि ईरान अमेरिका पर हमला करने वाला था? प्रेसिडेंट बता चुके हैं उन्होंने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी इसलिए लॉन्च किया क्योंकि उनको लगता था ईरान मिडिल ईस्ट में अमेरिका और उसके एसेट्स पर बड़ा हमला करने वाला है। मित्रों, यही ट्रंप का स्टाइल है, यही ट्रंप के काम करने का तरीका है। उनको अचानक लगा कि वेनेजुएला अमेरिका में ड्रग्स भेज रहा है तो उन्होंने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उनकी राजधानी से उठा लिया। उनके मन में अचानक ख्याल आया कि ईरान अमेरिका पर हमला करने वाला है और उन्होंने ईरान पर बमबारी कर दी, युद्ध शुरू कर दिया। हालांकि ट्रंप ऐसा आज से नहीं कर रहे हैं, उनका पुराना रिकॉर्ड भी काफी खराब रहा है। मित्रों, अपने पहले कार्यकाल में ट्रंप ने टीवी पर सीरिया में केमिकल अटैक की तस्वीरें देखी और फौरन सीरिया पर हमले के आदेश दे दिए। सीरिया में 60 टॉमहॉक मिसाइल्स दागी गई। यह हमला बगैर किसी जांच के दिया गया था। 2020 में ईरान के कुछ फोर्स के कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी को भी ट्रंप के ऑर्डर पर ड्रोन अटैक से मार दिया गया। तब भी ट्रंप को लगा था सुलेमानी अमेरिका पर हमले का प्लान बना रहा है। हालांकि इसका भी कोई सबूत नहीं दिया गया। इस हमले से ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध जैसे हालात पैदा हो गए थे। 2020 में भी अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना को बाहर निकालने के लिए ट्रंप प्रशासन ने सीधे तालिबान से डील शुरू कर दी। अफगानिस्तान की सरकार को इस डील में शामिल नहीं किया गया। इसी डील के आधार पर बाइडेन सरकार के वक्त अमेरिका काबुल से बाहर चला गया। अफगानिस्तान की सरकार गिर गई और काबुल पर तालिबान का कब्जा हो गया। अपने पहले कार्यकाल में ट्रंप ने चीन के $360 बिलियन से ज्यादा के सामान पर टैक्स लगा दिया। ट्रंप को लगा चीन अमेरिका को नुकसान पहुंचा रहा है। इस फैसले से अमेरिका में महंगाई बढ़ी। बाद में अमेरिकी किसानों को $28 बिलियन की मदद देनी पड़ी। अपने दूसरे कार्यकाल में वेनेजुएला और ईरान पर हमले के साथ साथ दुनिया भर में शुरू की गई टैरिफ वॉर भी ट्रंप की गट फीलिंग यानी अंतरात्मा की आवाज का नतीजा था, जिसका खामियाजा अमेरिका के साथ साथ पूरी दुनिया भुगत रही है। मित्रों, ट्रंप ऐसा इसलिए करते हैं ताकि उनकी डील मेकर और तेज निर्णय लेने वाले नेता की छवि मजबूत हो जाए। ट्रंप मानते हैं ज्यादा सोचने से बेहतर अपनी समझ के आधार पर फौरन फैसला लिया जाए। हालांकि ट्रंप की यह सोच अब पूरी दुनिया पर भारी पड़ रही है और इसी सोच ने उनको ईरान युद्ध में फंसा दिया, जिससे निकलने का रास्ता अब उनको मिल नहीं रहा। ट्रंप अपना रेस्क्यू चाहते हैं और इसके लिए बातचीत जरूरी है। पूर्ण युद्ध विराम आवश्यक है, लेकिन सोचने वाली बात यह है मित्रों, वार्ता के लिए अमेरिका कोशिश कर रहा है। ईरान भी बातचीत से पीछे नहीं हट रहा है। आतंकवादियों का प्रोडक्शन करने वाला देश पाकिस्तान भी सीजफायर कराने में जुटा हुआ है, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी संस्था यूएन यानी संयुक्त राष्ट्र को इस बात की कोई परवाह नहीं है। उसे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि युद्ध फिर छिड़ेगा तो कितनी तबाही मचेगी, दुनिया कैसे बर्बाद हो जाएगी। उसे सिर्फ इस बात की फिक्र है कि भारत को कैसे बदनाम किया जाए, हिंदुस्तान के खिलाफ कैसे विश्व स्तर पर प्रोपेगेंडा फैलाया जाए।